हेलो दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। तो मैं आज स्टैटिक जीके की क्लास 2 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने क्लास 1 करा चुका हूं मैं। और जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, लेखपाल हो या एसआई हो या कांस्टेबल हो या जीडी का हो, सभी में क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार उनके आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, स्टैटिक जीके का आजकल बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है एग्ज़ाम में। अगर जीके कहीं से आती है तो स्टैटिक जीके अधिकतर अजीबो-गरीब और मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं या स्किप कर देते हैं। तो उसी तरह के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। और ये मेरा पार्ट 2 है। आने वाले समय में कल या परसों में पार्ट 3 भी आएगा और 4 भी ऐसे ही आगे हम पढ़ाते रहेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? यानी कि पहले क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश करें और फिर देखें कि हाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि देखिए, भारत में जब स्वतंत्रता मिली थी हमारी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्र हुआ था हमारा देश भारत। तो उसके बाद में भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? ठीक है, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? देखिए, पहली बात तो ये जाने कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में आता है और किस भाग में आता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये हमारा राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन? राष्ट्रपति लगाते हैं। और भाग संविधान के भाग 18 में यह आता है। संविधान के भाग 18 में यह आता है। और देखिए, सबसे पहले कब लगा था? सबसे पहले लगा था हमारा 1962 में। 1962 में उस टाइम पे हमारे जब प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू। कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। और जो हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगाया था वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार लगा था 1971 में। 1971 में। क्यों लगा था? क्यों लगा था? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया पर बाहरी आक्रमण कर दिया था। बाहरी आक्रमण कर दिया था। किस पर? इंडिया पर बाहरी आक्रमण कर दिया था, तब ये लगाया गया था। और तीसरी बार कब लगा था? तीसरी बार लगा था 1975 में। 1975 में हमारा यह लगा था। और उस टाइम पे जो हमारी पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी हमारी कौन थी? पीएम थी। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 3 बार लग चुका है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और देखिए, अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में ये लगता है? ये हमारा 352, यानी कि 352 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। और कौन लगाएगा? हमारे राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? अंतर्देशीय जल निकासी है। देखिए, जो हमारी लूनी नदी है, लूनी नदी अंतर्देशीय
नदी है। क्यों है? क्यों है? देखिए क्या होता है, जब भी कोई नदी निकलती है, कोई भी नदी निकलती है तो वो किसी पहाड़ी से निकली, ठीक है, किसी पहाड़ी से निकली और निकलने के बाद अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर और किसी नदी में ना जाकर लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी ही हमारी लूनी नदी है, ऐसी ही हमारी लूनी नदी है। ये अजमेर के कहाँ से निकलती है? ये अजमेर के, ठीक है, अजमेर के, ठीक है, नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। और गुजरात के, ठीक है, गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि लूनी नदी हमारी अंतर्देशीय जल निकासी नदी है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासवरी सुरंग कहाँ है? चेनानी नासवरी सुरंग कहाँ है? देखिए ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, चेनानी नासवरी सुरंग, और ये हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसे जल्दी से जल्दी करने को, इसकी लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और ये हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। काफ़ी बार क्वेश्चन में, मतलब पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बार बार इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है किसी भी एग्जाम में आने की, ठीक है। तो देखिए हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, खालिस्तान केंद्र है। किससे? इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से या ईसाई धर्म से? देखिए ये हमारा क्या है? हम्पी के मंदिर है, रथ मंदिर है, ठीक है, हम्पी का रथ मंदिर है, जिसमें घोड़े आपको दिखाई देंगे कि एक रथ के आकार का है। और ये कहाँ है? हम्पी है। देखिए दोस्तों हम्पी हमारा है कहाँ पे? किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये हमारा कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और किस जिले में है? किस जिले में है? तो ये विजयनगर, जो विजयनगर जिला है, विजयनगर उस जिले में है। और देखिए विजयनगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और एक बार ये आया था कि हम्पी किस राज्य में है? किस राज्य में है? देखिए जो हम्पी है वो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है, हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है। और देखिए जो हम्पी के जो मंदिर हैं उनका, हमारे जो नए नए नोट आए हैं, जो नोटबंदी के बाद में जो नोट आए थे नए नए, जो हमारा 50 रुपये का नोट है, जो हमारा 50 रुपये का नोट है, 50 रुपये का जो नोट है, उस पे इसका चित्रित आपको देखने को मिलेगा, चित्र देखने को मिलेगा हम्पी, यानी कि हम्पी का चित्र हमारे 50 रुपये के नोट पर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। हर बार किसी न किसी नोट से संबंधित क्वेश्चन आता है कि भाई 500 के नोट पे कौन अंकित है, लाल किला है, 200 के पे कौन है, 2000 के पे कौन है। तो सब पे ऐसे क्वेश्चन ये आते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इसने कहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए एक मेला होता है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इस मेले की बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये स्पेशली राजस्थान के जो लोग होते हैं वहाँ पे ये पुष्कर मेला लगाते हैं। और ये किस ज़िले में लगता है? मतलब राजस्थान के किस ज़िले में लगता है? तो ये कौन से ज़िले में लगता है? अजमेर ज़िले में, ठीक है, अजमेर ज़िले में ये लगता है। कौन से ज़िले में? अजमेर ज़िले में यह मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। देखिए राजस्थान का जो हृदय है अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है वो किसको कहा जाता है?
अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी कि दिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। देखिए जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स बिल्कुल 100% जेन्युइन है, और जेन्युइन के साथ साथ जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेन्युइन है। ठीक है, वैसे तो सभी सही हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेन्युइन है, यानी कि सही हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यानी क्वेश्चन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनकी भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए कहा है गेटवे ऑफ इंडिया द्वार जो था, गेटवे ऑफ इंडिया जो द्वार था बनाया गया था, बनाया गया था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो द्वार था वो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा, जॉर्ज विटेट के द्वारा, फ्रैंक गेहरी द्वारा, या जहा हदीद द्वारा। तो प्लीज़ इसको गैस करें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसको देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, पहली बात तो ये है कहाँ पे? ठीक है, पहली बात तो ये है कहाँ पे? तो ये कहाँ है हमारा? मुंबई में है ये। ठीक है, मुंबई में हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, और इसको भारत का, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हमारे गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो देखिए जो जॉर्ज विटेट हैं, इन्होंने ये गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था किसके आगमन पर? देखिए जॉर्ज पंचम और मैरी, ठीक है, महारानी मैरी जो आई थी भारत, तो उनके स्वागत में यह बनवाया गया था। ठीक, कहाँ पे? ये मुंबई में बनवाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? देखिए बांग्लादेश से काफ़ी बार, मतलब भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हाथ पांव बंद कर देते हैं बिल्कुल कि अब क्या करें, क्वेश्चन तो अजीब है। लेकिन जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित जो भी बातें हैं हमको सारी बातें देखनी हैं, यानी कि समझनी हैं। देखिए बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इसकी लोकेशन हमारी ये है। ठीक है, और वाटर लिली, यानी कि वाटर लिली जो फूल है वो भारत का, मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कहलाया जाता है। और पशु कौन है? जो पशु है वो हमारा चीता है। कौन है? चीता। बांग्लादेश का पशु कौन है? चीता है। और देखिए जो हम बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? आमार सोनार बांग्ला, आमार, ठीक है, सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और देखिए ये जो लिखा है किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। देखिए भारत का भी इन्होंने लिखा है और बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और देखिए बांग्लादेश है हमारा कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश हमारा आज़ाद हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में यह आज़ाद हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? जो बुर्जिल दर्रा है, ठीक है, जो बुर्जिल दर्रा है, दर्रे से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। जो बुर्जिल दर्रा है हमारा किस राज्य में है? बुर्जिल दर्रा। तो देखिए ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा हमारा पड़ता है।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में एक सपना कहा जाता है? पत्थर में एक सपना कहा जाता है। देखिए ताजमहल को जो कहा जाता है, ताजमहल को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संगमरमर में एक सपना। संगमरमर में सपना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताजमहल की जो स्ट्रक्चर है लगभग सभी ही पूरा का पूरा जो ऊपरी कवर किया गया है, यानी कि वो संगमरमर से किया गया है। संगमरमर का जो पत्थर होता है उससे कवर किया गया है। तो इसी तरह से एक पत्थर में एक सपना किसे कहा जाता है? पत्थर में एक सपना किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? हमारा पंचमहल। पंचमहल को पत्थर में एक सपना कहा जाता है। और ये कहाँ जगह है? ये कहाँ जगह है? फतेहपुर सीकरी में है। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। सीकरी में है कौन? क्या मतलब? यानी कि पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। और देखिए किसके द्वारा बनवाया गया था? आप गैस कीजिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? किसने बनवाई थी? अकबर ने। और ये पंचमहल भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। और ये कहाँ है? हमारा आगरा में है। कहाँ है? आगरा यूपी में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? यानी किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो देखिए किसको कहा जाता है, लगाने की कोशिश करिए क्वेश्चन को कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है आपको याद हो। तो देखिए अब मैं बताता हूँ, ये है आपका रोम। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में पड़ता है हमारा रोम। तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इतनी बार आया है कि बहुत ही बार आया है। ठीक है, अधिकतर इस क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा रहती है आने की, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट आउट किया है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए भारत में जीआई टैग पाने के लिए पहले उत्पादन का नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अब नहीं पूछेगा, वो पूछेगा पहला बताओ कि सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया था। अब तो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, उत्पादन आ रहे हैं जिनको जीआई टैग मिल रहा है, लेकिन इसने पूछा पहला बताइए भाई, हमें तो पहले से मतलब है। उसने कहा पहला बताइए। तो देखिए जो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। मथिकेटन। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है और यह कहाँ है? देखिए हाथियों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? ये मथिकेटन है। तो ये पूछा है कि ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा क्या है? केरल। कहाँ है? केरल में है। केरल में एक पेरियार है। एक कौन है? एक पेरियार है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा केरल में है। और एक और पड़ता है हमारा, एक और पड़ता है, उसका नाम है 16 राष्ट्रीय उद्यान। 16 राष्ट्रीय उद्यान। 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो कहाँ है? ये भी हमारा केरल में पड़ता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन तीनों ही काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान एक अलग राज्य ने अपना राष्ट्रीय कबीर सम्मान बनाया है जो लोगों को सम्मानित करता है। तो किस क्षेत्र में करता है? भौतिक में, रसायन में, दवा में या फिर कविता में? देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान, कबीर किससे संबंधित थे? ऑप्शन कुछ गैस भी किए जाते हैं। ठीक है, कबीर कविता भी तो लिखते थे। क्या लिखते थे? कविता बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो उन्हीं के सम्मान में जो कविता के लिए दिया जाता है लोगों को। और देखिए इसको देता कौन है? कौन सी राज्य सरकार देती है? केंद्र सरकार नहीं देती इसको। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं देती इसको। कौन सी देती है? राज्य सरकार। और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसको देती है।
ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार इसको देती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती है? देखिए 4 नदी हैं, नदियों से क्वेश्चन बार बार आता है। 4 नदी हैं और ये चारों नदी में से कह रहा है कि अरब सागर में कौन सी नदी बहती है, यानी कि नहीं बहती है, यानी कि 3 तो अरब सागर में गिरती हैं और एक चौथी नदी ऐसी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। प्लीज़ बताइए, देखिए, सोचिए और इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो देखिए, जो हमारी महानदी है, ये महानदी हमारी, ठीक है, महानदी हमारी अरब सागर में नहीं गिरती है, यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, और ये पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार नदी केरल में बहती है। किसमें? केरल में। और एक पेरियार बांध है, और पेरियार बांध या पेरियार परियोजना है। क्या है? पेरियार परियोजना। पेरियार, ठीक है, पेरियार परियोजना हमारी ये किस नदी में बनाई गई है? ये हमारी पेरियार नदी पर बनाई गई है। और कहाँ बहती है ये? कहाँ बहती है? केरल में। और पेरियार बांध भी यहीं बनाया गया है। ठीक है, और ये जो महानदी है ये दक्षिण भारत की गोदावरी के बाद में, ठीक है, गोदावरी जो नदी है, गोदावरी जो नदी है उसके बाद में ये फर्स्ट है, और ये सेकंड नंबर की, ठीक है, कौन? महानदी। कौन? महानदी। महानदी जो है ये सेकंड नंबर की नदी है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी दक्षिण की नदी कहलाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं अगले सवाल पर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, वैली ऑफ फ्लावर, इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है इसको फूलों की घाटी। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फूलों की घाटी के नाम से नहीं पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों की घाटी के नाम से नहीं पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से पूछा गया था। तो ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? सोच लिया होगा आपने। ठीक है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, एक घाटी, मतलब पहले एक पहाड़ी से पड़ता है और उसके नीचे एक घाटी इस तरह से है, तो वहाँ पे क्या है? फूलों की घाटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे फूलों की जितने भी जो छोटे छोटे पौधे हैं उस अधिकतर फूलों के ही हैं, यानी कि फूलों के ही हैं सभी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, कभी उत्तराखंड जाइएगा तो देख के आइएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो इसको फूलों की घाटी कहा जाता है, इसीलिए नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, 1925 में खालिस्तान द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट हुआ था, अभी जो पैट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल इसी तरह से पूछा गया था। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए 1925 में हुआ था। ठीक है, ये काकोरी कहाँ पे है? ये लगभग हमारे यूपी में है, मतलब यूपी में है और लगभग गोरखपुर के आसपास है। कौन से? गोरखपुर के आसपास है। ये काकोरी नाम की एक जगह है। क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ट्रेन डकैती यहाँ पे ट्रेन जा रही थी अंग्रेज़ों की, और उसमें अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़्यादा सामान था। उसमें सामान था, क्या था उसमें? हथियार थे, हथियार वगैरह थे। ठीक है, हथियार वगैरह थे। तो भारतीयों ने योजना बनाई कि भाई हम उनकी जो ट्रेन है उसको लूटेंगे, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे ही लखनऊ से ट्रेन चली कुछ, और रास्ते में काकोरी नाम की जगह पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही ट्रेन पहुँची, और हमारे भारत के जो लोग थे इनमें अहम भूमिका किसकी रही थी? अहम भूमिका किसकी रही थी? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की अहम भूमिका रही थी। और ये किस पार्टी ने आयोजन किया था इसका? किस पार्टी ने आयोजन किया था? तो किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया था और ये कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने भारत मतलब अंग्रेज़ों के सारे हथियार उसमें जो भी थे, गोला बारूद बम, वो सब कुछ लूट लिए थे भारत के लोगों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, एक बगलिहार बांध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में है बगलिहार बांध। ठीक है, ये किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, चेनाब नदी है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। चेनाब नदी पर यह बांध बनाया गया है। चेनाब नदी पर यह बांध बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? यह दुनिया में सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। देखिए, जो हमारी डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन, ठीक है, ये सिंधु नदी में पाई जाती है। तो इसको पूछा है कि यह किस राज्य ने अभी उसको अपना जलीय जीव घोषित किया है, क्यों किया है? देखिए, कोई चीज़ को घोषित जब करते हैं कोई भी सरकार, तो इसलिए करती है या तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दे रखी है हमने, या वो लुप्त होने की कगार पर है, जिससे कि लोग जागरूक हों और उसको लुप्त होने से बचाएं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा पंजाब है, जो हमारा पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की सरकार ने, ठीक है, सिंधु नदी जो डॉल्फिन जो मछली होती है उसको जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष यूनेस्को मनाती है। इसे कौन मनाती है? यूनेस्को। यूनेस्को हर साल इसे मनाती है। और कौन सी तारीख को मनाती है? कौन सी तारीख को मनाती है? तो देखिए, जो ये 8 सितंबर है, अभी हमारा 8 सितंबर गया है, तो याद रखने वाली बात है। 8 सितंबर को हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, और ये यूनेस्को मनाती है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर के रूप में जाना जाता था? देखिए, पहली जो मेरी जीके की स्टडी जीके की जो पहली क्लास है, उसमें भी इसको मैंने डिस्कस किया है और मतलब विस्तार से बताया है इसके बारे में। तो ये हमारी क्या है? एक जेल है। एक जेल है जिसको हम काले पानी की जेल कहा करते थे। काले पानी की जेल कहा करते थे। देखिए, ये कहाँ थी? हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी। काले पानी की जेल क्यों कहा जाता था इसको? तो देखिए, क्यों कहा जाता था? ये जो जेल है, इसके साइड में चारों तरफ पानी ही पानी था, यानी कि जो इस जेल में एक बार आ गया वो भाग नहीं सकता था। और इसमें सबसे ज़्यादा 50 वर्ष, जो पहली वीडियो में मैंने बताया था, 50 वर्ष सबसे ज़्यादा इसमें जेल काटी थी किसने? वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने सबसे ज़्यादा इसमें जेल काटी थी, सबसे ज़्यादा इनको रखा गया था। और ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अंग्रेज़ों ने बनवाई थी 1896 में। 1896 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1907 में ये बनकर तैयार हो गई थी। 1907 में ये बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित थी। काले पानी की इसे कहा जाता था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह थी, तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में यह बनी हुई थी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में यह बनी हुई थी। और इसको देखिए, और इसको राष्ट्रीय स्मारक का जो दर्जा दिया गया था 1969 में इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। ठीक है, अभी हाल ही में एसएससी द्वारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। तो इसको देखिए, राम जो रामायण होती है उसकी तर्ज पर मनाया जाता है, रामायण की तर्ज पर मनाया जाता है। इसके रामायण के कुछ इसमें पात्र होते हैं, तो उससे ही संबंधित लोग इसमें नाट्य करते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं और अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये कौन सी सरकार कौन सा राज्य मनाता है इसको मनाता है हमारा इसको मनाता है हमारा असम राज्य जो है अंकीय नाट्य नृत्य मनाता है, असम राज्य में ही यह मनाया जाता है। ठीक है, असम राज्य में ही यह मनाया जाता है। देखिए, चलते हैं अगले सवाल पर। पिछली जो क्लास थी हमने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि भाई हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी दे दी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई एक इसमें थोड़ी सी ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ठीक है, जो उसने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य था, ठीक है, राजस्थान में, तो क्या था, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है क्षेत्र इसका। और देखिए, इसका जो एक और इसमें टाइगर रिजर्व है हमारा, वो है रणथंभौर है। तो क्या है, तो उसमें क्या है कि मतलब रणथंभौर भी है, इसी राज्य में पड़ता है। तो ये जो हमारा रामगढ़ विषधारी है, इसको मंजूरी क्यों दी है? देखिए, इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ अधिकतर जो टाइगर हैं, जो चीते हैं, वो आ जाते हैं यानी जंगल से निकलकर और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसी को देखते हुए जो इसको हमें विषधारी जो वन्यजीव अभयारण्य है रामगढ़, तो उसी को चीतों के लिए क्या बनाया गया है, बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने दी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में आपके लिए रखा था। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, ये क्लास 2 थी और मैं जल्दी ही क्लास 3 लेके आऊँगा। ठीक है, ये 2 क्लास थी हमारी और ये मैं जल्दी ही क्लास 3 लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।